विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार और आप देख रहे हो मैथ क्लासेस गारखड़ा। तो कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि सर हमें एक्सरसाइज नंबर 10 पढ़ना है, उसका वीडियो बना के भेजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10। देखिए, मानते हैं कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन प्रॉमिस करता हूं कि हर एक बिंदु समझ में आएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपका साथ बना रहे तो। क्योंकि आपको घर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, हर एक पॉइंट अच्छे से समझना है, धीरे धीरे समझना है। और प्रॉमिस करता हूं पूरा का पूरा पार्ट, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 10 है अपना। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। जैसे मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट है तो हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के हर एक बिंदु समझना है। तो कौन सा नाम है हमारी एक्सरसाइज का? बिंदु पथ। तो सबसे पहला पॉइंट आता ही ये है कि बिंदु पथ सर होता क्या है, किस टाइप का होता है, किस प्रकार की संबंधित प्रश्न आएंगे। मतलब अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं मन में, प्रश्न, इन ख्यालात को ही हम लोग प्रश्न कहते हैं। देखिए, जब स्टूडेंट होता है उसके मन में ख्यालात आने लग जाते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इन्हीं चीज को तो हम लोग प्रश्न बोलते हैं। तो ये भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, यानी कि इसमें किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे उनकी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन कोई भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप डेफिनेशन बताते हो एग्जाम में तो आती नहीं, क्वेश्चन आते हैं। देख भैया, बात सही है आपकी कि एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लोग मान लो कि जैसे हमारा स्कूल है, नेहरू स्कूल है, या फिर हिरवा से एमडी स्कूल है, 2 स्कूलों से जुड़ा हूं मैं, वहां से अगर पढ़ के बाहर निकल रहे हो और जैसे ही आपको कोई रास्ते में मिल जाए कि भैया क्या पढ़ के आया, तो बोलेगा कि पहला पीरियड मैथ का आता है, क्योंकि मैक्सिमम मैथ याद रहता है। तो बोलेगा हाँ बता मैथ में क्या पढ़ गया, वो 10 की एक्सरसाइज पढ़ गया बिंदु पथ। तो वो अगर डायरेक्ट पूछेगा तेरे से, आपसे डायरेक्ट पूछेगा डायरेक्ट कि बिंदु पथ क्या होता है, चाहे अगले को पता हो ना हो, वहीं पे हमारी बोलती बंद। और हमारी बोलती बंद तो हमारा भी नाम खराब, हमारे स्कूल का नाम भी खराब हो गया, हमारे टीचर का भी नाम खराब हो गया। डायरेक्ट अगला बंदा यही बोलेगा कि बेटा पता है हमें आपका स्कूल कैसा है और वो कैसा पढ़ाते हैं, और आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं सभी का नहीं बोल रहा कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, जैसे सोनू, हाँ पता, जानते हैं हम लोग उसको। तो इसलिए आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़नी है, सोच समझ के पढ़नी है। चलिए, ताकि हमें नीचा न देखना पड़े, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिंदु पथ की। तो बिंदु पथ से आप लोग डायरेक्ट समझाएंगे क्या कि बिंदुओं का पथ। देखिए क्या समझेंगे, बिंदुओं का पथ। देखिए, बिंदुओं का पथ ही बिंदु पथ होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रास्ता। जो बिंदु पथ होता है वो बिंदुओं का क्या होता है, एक पथ होता है, एक रास्ता होता है। अर्थात जो बिंदु पथ होता है वो बिंदुओं का रास्ता होता है, इनसे एक आकृति बनती है। चलिए इसको समझते हैं कि आकृति कैसे बन जाती है। जैसे कि मैंने लिया कि सर जी ये बिंदु ले लिया मैंने, इनका एक पथ था, ये घूमता 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 ये यूं आ गया। देखिए यूं आ गया, ये यूं आ गया, सॉरी देखिए ये यूं आ गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि बिंदु पथ तो है ये, लेकिन ये किस टाइप का बिंदु पथ रहता है, ये कैसा बन गया, एक वर्त बन गया। इन सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं। सॉरी, ये लाइट की वजह से नहीं दिख पाया, थोड़ा नीचे बना देता हूं। देखिए ये देखो, ये यहाँ पे देख लो, देखिए ये जैसे हो गया अपने पास ये बिंदुओं का बिंदु पथ। जैसे मैंने ये बिंदु ले लिया, ये बिंदुओं का पथ था, रास्ता था बिंदुओं का, तो इनसे हमारे पास क्या बना, एक वर्त बन गया। ये बिंदुओं का बिंदु पथ कैसा हो गया, एक वर्त हो गया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहां से एक बिंदु पथ और खींच दूं तो ये क्या बन गई भैया, ये कौन सा बिंदु पथ बन गया, ये हो गई स्पर्श रेखा। क्या होगी, स्पर्श रेखा। इसी टाइप से मान लो कि एक रेखा है मेरे पास ऑलरेडी, और इसके सारे निश्चित दूरी पर, समान दूरी पर एक बिंदु पथ और खींच दूं, तो ये जो बिंदु पथ होगा वो कैसा होगा, ये जो बिंदु पथ होगा वो समांतर रेखा होगी। किसके समांतर होगी, इस ऊपर वाली रेखा के समांतर होगी। इसी टाइप से एक और एग्जांपल उठाते हैं कि जैसे मेरे पास एक बिंदु पथ ऐसे भी आता है कि यूं चल दिया मैं, और ये भी एक बिंदु का पथ हो गया, और ये भी एक बिंदु का पथ हो गया। तो इससे क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। यानी कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हो कि बिंदु पथ कुछ नहीं होता, बिंदुओं का रास्ता ही होता है, जिसके द्वारा कुछ ना कुछ आकृति बनती है, और वो आकृति आप लोग पहचान सकते हो। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए, है कुछ भी नहीं इस एक्सरसाइज में, थोड़ी सी कुछ वर्ड है जिनको हम लोग शब्द बोलते हैं, वो शब्दावली भी कह सकते हैं, उनको अच्छे से समझना है। तो देखिए, एक पहला जो पॉइंट है, मैं लिखता हूं शब्दावली। शब्दावली की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी शब्दावली आती है। देखिए, यानी कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हमें अच्छे से समझना, क्योंकि बार बार काम में आने वाले हैं। देखिए, यही शब्द हैं जो बार बार काम में आने वाले हैं, इनको किस प्रकार से हमें समझना है, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चले रहे हैं। चलिए, एक तो इसमें जो पहला ही वर्ड आता है वो आता है सम दूरस्थ। एक तो होता है सम दूरस्थ, बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा वर्ड है।
और नाम से ही सब कुछ क्लियर होता है। सम मतलब है समान, देखिए तोड़ तोड़ के लिख लेंगे हम लोग सम में, और प्लस दूर की जगह लिखेंगे भैया दूर ही आएगा, प्लस इसका मतलब स्थित, इसका मतलब स्थित, यानी कि सम का मतलब तो होता है अपने पास समान, और दूर का मतलब होता है दूर, और इसका मतलब ये सॉरी स्थित का मतलब तो स्थिति होता है, यानी कि समान दूरी पर स्थित, यानी कि ये एक रेखा है, इससे समान दूरी पर स्थित, मान लो ये बिंदुओं का बिंदुपथ है, ये बिंदुओं का बिंदुपथ है, तो ये क्या हुआ समान दूरी पे हो ना, इस रेखा से इसका प्रत्येक बिंदु का हुआ समान दूरी पे स्थित हुआ। तो इसको हम लोग अगर शॉर्टकट में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, समदूरस्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, समदूरस्थ बोलेंगे, यानी कि ये वर्ड हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए इसमें अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है कि शीर्ष लंब, देखिए आता है अपने पास शीर्ष लंब। शीर्ष लंब की बात करते हैं, शीर्ष लंब भी होता है, और एक थोड़ी और आगे भी बढ़ाएंगे। शीर्ष लंब होता है कि किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अगर शीर्ष लंब का हम लोग यहां नहीं देखना चाहे तो यहां पे मिटा दो, डायरेक्टली हम लोग आगे चलते हैं। एक और बता देता हूं यहां पे, दूसरा जो होता है संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, इनको समझना है यहाँ पे अच्छे से, देखिए संगामी रेखाओं को समझना है। संगामी रेखाएं क्या होती है, देखिए हमारे पास रेखाएं होंगी, जैसे दो रेखाएं या फिर तीन रेखाएं या फिर चार है, जैसे एक रेखा तो ये गई, एक ये गई और एक ये गई, ये देखिए तीनों की तीनों रेखा एक बिंदु से होकर गुजर रही है। जैसे ये बिंदु ए है, ये वाले बिंदु से होकर गुजर रही है, ये वाला बिंदु से होकर गुजर रही है, नहीं गुजर रही, तो ये तीनों की तीनों रेखाएं क्या होंगी, संगामी रेखाएं होंगी, यानी कि वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाएं, गुजरने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब हम लोग इसके थोड़ा आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो आगे आते हैं वो कुछ वर्ड और भी आते हैं, जैसे मैंने उठाया, जैसे अर्धक या फिर समद्विभाजक उठा लिया, मैंने उठा लिया समद्विभाजक। देखिए समद्विभाजक होता है या फिर अर्धक होता है, इन चीजों का मतलब समझिए, इन वर्डों का मतलब क्या होता है। जैसे मैं इसको खोल के लिख देता हूं पहले, तो देखिए सम प्लस द्वि और प्लस भाजक, इनका मतलब क्या हुआ, सम का मतलब वही क्या होता है, समान होता है, और द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक मतलब भागों में बांटने वाला, भागों में बांटने वाला। तो हम लोग इसको अच्छे से यहां लिख सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो साइड में ये हल्का सा बना लेना ताकि याद रहे, अच्छे से शॉर्टकट में याद रहे, आप लोग इसको कर सको, आसानी से याद रख सको। आप पूछने वाला कोई नहीं है, हो सकता है कोई अपने आजू बाजू वाला जरूर पूछ ले, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प होगी इनसे। देखिए बहुत ही अच्छा मजा आने वाला इस एक्सरसाइज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से समझेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि समान दो भागों में बांटने वाला, क्या समान दो भागों में बांटने वाला समद्विभाजक हो गया। अब बात आ गई, ओ सर जी आपने ये बताया, अर्धक का तो नहीं बताया। देखिए अर्धक का होता है आधा करने वाला, आधा करने का मतलब होगा ये रेखाखंड मैंने इसको आधा आधा कर दिया, तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट समान ही तो होगा ना, मतलब एक ये सिर्फ वर्ड दो है, क्या है वर्ड दो है, मतलब वही है जो हमने पहले समझा है। देखिए आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे अपने अपने रफ नोटबुक में या फिर फेयर नोटबुक में, जैसे भी आपको मतलब सुविधा हो वहां पे लिखे ले, ताकि आसानी से याद हो जाए। इसके बाद आता है अपने पास, एक आता है लंब समद्विभाजक, एक आता है अपने पास लंब समद्विभाजक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं लंब अर्धक भी बोल सकते हैं। देखिए इसको भी क्लियर करते हैं, क्या वर्ड है ये, देखिए समद्विभाजक का मतलब तो समान दो भागों में बांटने वाला, और अर्धक का मतलब होता है आधा करने वाला। लेकिन सर जी ये लंब क्या जुड़ गया, लंब का अगर मतलब हम लोग अच्छे से समझेंगे तो क्या होगा कि 90 डिग्री के कोण से होगा, क्या होगा 90 डिग्री के कोण से होगा, यानी कि जो होगा ना जो समद्विभाजक होगा, जैसे ये रेखा है और इसको समान दो भागों में ये वाली रेखा बांट रही है, तो ये सॉरी देखना एक मिनट, ये रेखा है और इसको समान दो भागों में ये वाली रेखा बांट रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि समान दो भागों में बांट रही है,
तो समान दो भागों में बांट रहे हैं यहां तक तो ठीक है, समान दो भागों में बांटा यहां तक तो समद्वि भाजक बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्या बोल सकते हैं, समद्वि भाजक बोल सकते हैं अगर बराबर दो भागों में है। इसका मतलब एक ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समद्वि भाजक बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही रेखा अगर समान दो भागों में बांटने के साथ साथ इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाए तो ये क्या हो जाएगी भैया, लंब समद्वि भाजक हो जाएगी, लंब समद्वि भाजक हो जाएगी। बात समझ में आई? देखिए क्या बताया दोबारा से, देखिए समान दो भागों में बांट रहे हैं वहां तक तो समद्वि भाजक बोल सकते हैं या फिर अर्धक बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही रेखा समान दो भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का एंगल बना दे तो हम लोग उसको बोल सकते हैं लंब समद्वि भाजक। तो चलिए इसके बारे में भी लिखते हैं, थोड़ा सा याद मतलब लिख लेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा, शायद सुविधा रहेगी आपको दोबारा से देखने में। क्योंकि एक चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक दिन यानी कि 24 घंटे के लिए याद रहती है, लेकिन जब हम लोग घर जाके दोबारा से मतलब स्कूल में, अभी तो ऑनलाइन नहीं तो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन स्कूल में जाते थे वो चीज पढ़ लिया, अगर हमने घर जाके दोबारा से खोल के देख लिया तो वो एक वीक के लिए याद हो जाती है, और एक वीक के बाद दोबारा से हमने रिपीट कर लिया तो फिर वो एक महीने के लिए याद हो जाती है, और फिर एक महीने में हमने एक बार दोबारा से उसको रिपीट कर लिया फिर वो एक साल के लिए स्टोर हो जाती है। ये होता है हमारे माइंड की कैपेसिटी। चलिए बात करते हैं आगे की। इसके लिए लिखते हैं लंब समद्वि भाजक, यानी कि वह रेखा, यानी कि लंब समद्वि भाजक मतलब समान दो भागों में बांटने वाला। इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग समान दो भागों में बांटने वाला या बांटने वाली, एक ही बात है, बांटने वाली और बांटने वाला लिख देता हूं, चलिए जैसा भी होगा हमें समझने से मतलब, बांटने वाला और 90 डिग्री का कोण बनाने वाला। देखिए मैं शॉर्टकट इसलिए लिखा रहा हूं कि कोई पूछने वाला है नहीं, हो सकता है कि बाहर पूछ लिया जाए, और किताबी लैंग्वेज पढ़ने से अच्छा हम लोग अपनी लैंग्वेज बना के पढ़ें ताकि हमें आसानी से याद रहे, क्वेश्चन सोल्व करने में हमें हेल्प हो। तो ये इसीलिए समझाया गया है। देखिए समान दो भागों में बांटने वाला और 90 डिग्री का कोण बनाने वाला, यानी कि समान दो भागों में तो बांटेगा और 90 डिग्री का भी कोण बनाएगा। देखिए अगर और की जगह मैं प्लस लगा दूं तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। देखिए क्या बोला कि समान दो भागों में तो बांटेगा, प्लस में क्या 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। तो आप लोग इसको नोट्स में ऐड कर सकते हो अच्छे से। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां तक भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जब हम लोग और इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है शीर्ष लंब। देखिए अगला वर्ड आता है अपने पास शीर्ष लंब की बात करते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे जो सिस्टम होंगे त्रिभुज से संबंधित होंगे। चलिए इसको मिटा के लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ तो देखिए एक बार मिटाने से पहले मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि बिंदुओं का पथ जो होता है वो बिंदु पथ होता है। देखिए ये बिंदुओं का पथ, बिंदु पथ यानी कि बिंदुओं का जो रास्ता होता है वही क्या होता है, बिंदु पथ होता है। उससे एक निश्चित आकृति बनती है, ये क्या होता है, एक बिंदु पथ होता है। इसमें एक अच्छा सा वर्ड था समदूरस्थ, यानी कि अब इस एक्सरसाइज के अंदर अगर नाम आएगा समदूरस्थ का तो हम डायरेक्ट समझेंगे क्या कि समान दूरी पे स्थित है। अब थोड़ा और आगे स्थित चले तो हमने क्या, सॉरी थोड़ा और आगे चले तो संगामी रेखाएं आई, और संगामी रेखाओं का मतलब होता है कि वे रेखाएं 1 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, जितनी भी हैं कोई मतलब नहीं उनसे अपने को, लेकिन वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरते क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए समान दो भागों में बांटने वाला या समद्वि भाजक बोल सकते हैं, अर्धक बोल सकते हैं। अर्धक मतलब आधा करने वाला, एक ही बात है, आधा करने वाला या फिर समान दो भागों में बांटने वाला। तो ये क्या हो गया या समान दो भागों में बांटने वाला। अब अगर इस एक्सरसाइज में नाम आया समद्वि भाजक या अर्धक तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि समान दो भागों में बांटने वाला है। वो रेखाखंड भी हो सकता है, ठीक है, या लंब भी हो सकता है। देखिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए अपने पास वर्ड है लंब समद्वि भाजक या लंब अर्धक। तो इससे क्या मतलब, हमने क्या सीखा कि समद्वि भाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांटने वाला, अर्धक का जो मतलब होता है वो भी क्या होता है, अर्धक का मतलब भी क्या होता है कि आधा आधा करने वाला। मतलब यानी कि इसका मतलब भी वही निकलता है। लेकिन सजीव जो वर्ड आया ना नया लंब, लंब का मतलब क्या था, लंब का अगर मतलब हम लोग देखें तो वो 90 डिग्री से होता है। 90 डिग्री यानी कि समकोण, यानी कि वो समान दो भागों में तो बांटेगा प्लस में
90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, लंबसमद्वि भाजक कहेंगे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। तो आप लोग अगर इसको नोट करना चाहें तो मैं टाइम तो नहीं दे रहा हूं, मुझे भी पता है कि पढ़ते वक्त इतना नोट नहीं हो पाता, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को वापस बैक करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इन शब्दों को। हमारे पास अब और भी आगे आता है कि शीर्षलंब होता है, त्रिभुजों से संबंधित। देखिए शब्दावली तो होगी, लेकिन कौन सी होगी, त्रिभुजों से संबंधित। त्रिभुजों से संबंधित की बात करते हैं, क्या आएगा कि त्रिभुजों से संबंधित अगर पहला वर्ड आया अपने पास आ गया, देखिए शीर्षलंब। पहला वर्ड कितना आया, शीर्षलंब। शीर्षलंब की बात करते हैं तो हम लोग इसको समझेंगे साइड में जाके। देखिए ये अपने पास त्रिभुज है, मान लिया क्या है ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज से संबंधित है। शीर्षलंब क्या होगा, देखिए हमने क्या किया कि इस शीर्ष से, त्रिभुज में देखिए 3 तो भुजाएं होती हैं और 3 ही क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर हमने लंब डाल दिया तो ये क्या होगा भैया, शीर्षलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये शीर्षलंब कहलाएगा। देखिए 3 शीर्ष है तो हम लोग 3 शीर्षलंब कह सकते हैं कि यहां से देखिए इस शीर्ष सी से भी हमने एक लंब खींच दिया, वो देखिए यहाँ पे होके 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये भी क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया। इसी प्रकार से हम लोग कहां से कह सकते हैं, बी से भी खींच सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या, कि सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब लिखेंगे। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। आप तो देखिए ये ना जो कुछ शब्द बताए जा रहे हैं इनका मतलब अच्छे से समझ ले, इनको थोड़ा सा याद भी कर ले, लिख के प्रैक्टिस कर ले। प्रॉमिस करता हूं पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगा। पूरा का पूरा एक्सरसाइज नहीं, पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। 14 तक या पर्सनालिटी तक हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट चलता, पूरा का पूरा 100% समझ में आएगा। देखिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। शीर्षलंब के बाद अपने पास दूसरा जो पॉइंट आता है, माध्यिका। देखिए माध्यिका का सिंपल सा वर्ड क्या, माध्यिका का सिंपल सा वर्ड है क्या, कि त्रिभुज की भुजा, कोई भी भुजा ले ली हमने, उसका मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। दोबारा से देखिए हम लोग इसको कर रहे हैं, ये हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, इसमें 3 भुजाएं आप सभी को पता है, ए बी है, बी सी है और ए सी है, ये बताने की जरूरत नहीं थी। जैसे मान लेते कि इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को सामने वाली भुजा से मिलाने वाला रेखा खंड, सामने वाली भुजा से मिलाने वाला रेखाखंड। अब आपको देखना यह है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, बीच का बिंदु का मतलब क्या था कि इधर वाला पार्ट और गुरुजी इधर वाला पार्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, समान होंगे, दोनों के दोनों पार्ट समान होंगे। तो हमारे पास ये मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु को किससे मिलाने वाला, मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु किसी त्रिभुज की, चलिए पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट लिख लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज की भुजा के, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड। तो आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लिख देंगे कि त्रिभुज था, उसमें एक भुजा चुनी हमने, उसका मध्य बिंदु लिया और सामने वाली भुजा से मिला, सामने वाली शीर्ष से मिला या वो क्या हो गया अपने पास, माध्यिका हो गई। और शॉर्टकट में और भी शॉर्टकट में समझे, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब इसमें अपने पास आते हैं केंद्र के बारे में, एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक चलता है केंद्र से संबंधित। चलिए इनको मिटा देता हूं, फिर आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझाता हूं केंद्र से संबंधित। पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगा, मैंने बोला ना पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगा। बस आप इन वर्डों को अच्छे से समझ लें और इन वर्डों को अपनी नोटबुक में लिख लिख के थोड़ा सा याद कर लें और अच्छे से समझ में आएगा। अब अपने पास जो शब्दावली थी वो केंद्र से संबंधित थी, क्या थी, केंद्र से संबंधित, केंद्र से संबंधित शब्द,
केंद्र से संबंधित शब्द। तो देखिए केंद्र से संबंधित शब्द है, तो केंद्र से संबंधित शब्द की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका उठाते हैं परिकेंद्र। देखिए सबसे पहले हमने उठाया इसका क्या, परिकेंद्र। पहला क्या उठाया हमने, परिकेंद्र। तो हम लोग इसको भी अच्छे से समझेंगे कि परिकेंद्र क्या होता है। देखिए क्या होता है परिकेंद्र, ये अपने पास, ये तो है मान लो एक त्रिभुज है, अपने पास एक त्रिभुज, ठीक है। अब मैंने बोला कि शीर्ष लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, इसके लिए मैं लिख देता हूं, समझा बाद में दूंगा, 1 मिनट के लिए रुको। देखिए कि क्या, कि भुजाओं के लंब समद्विभाजकों, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, इतना इनफ है अपने, ठीक है, समझने के लिए इनफ है। लंब समद्विभाजकों का क्या होगा अपने पास, कटान बिंदु है। तो चलिए हमने इसको 1 मिनट के लिए, ये लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु देखना है। तो ये भुजा थी, मैंने इसका लंब समद्विभाजक खींचा, तो मान लेते हैं कि लंब समद्विभाजक मान लो ये है जो बराबर भागों में भी बांट रहा है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। इसका एक और खींच गया और ये भी हमने खींच दिया, ये भी हमने खींच दिया। तो ये जो होगा अपना क्या होगा, परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र ही क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग इससे प्रकार की नोक रख के और इतनी दूरी भरकर हम लोग अगर वर्त बनाएंगे, तो जो ये वर्त बनेगा वो परिवर्त बनेगा, यानी तीनों शीर्षों से गुजरेगा। तो हमारे को इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिवर्त बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, परिवर्त बोलेंगे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इससे एक चीज तो क्लियर हुआ क्या, कि भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। ये तो परिभाषा है, भुक्ति लेंगे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर अच्छे से समझे तो परिकेंद्र का मतलब होगा कि इस केंद्र से जो वर्त बनेगा वो बाहर बनेगा, यानी कि चारों तरफ बनेगा। और किसके चारों तरफ की बात चल रही है भैया, त्रिभुज की बात चल रही है। किसकी चल रही है, त्रिभुज की बात चल रही है। त्रिभुज की बात जो चल रही है अपने पास, इसकी इस परिकेंद्र की बात कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अगर हम लोग इसको दूसरी भाषा में बोले तो अर्थात लगा के लिख सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या लगा के लिख सकते हैं, अर्थात लगा के लिखेंगे। देखिए समझने वाली बात है क्या, कि ये जो केंद्र है, देखिए इस शीर्ष से समान दूरी पे है, इस शीर्ष से भी समान दूरी पे, इस शीर्ष से भी समान दूरी पे। परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अपने काम आएगी। अर्थात तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित केंद्र हम लोग लिख सकते हैं। अर्थात तीनों शीर्षों से, लिखेंगे तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बोल सकते हैं ना, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब तो हमने समझ लिया ना पहले ही। तो क्या बोल देंगे हम लोग, तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है भैया, परिकेंद्र कहलाता है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, और इसके लिए ये सर्किल मार के यहां लिख देंगे क्या, परिकेंद्र। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा अंतः केंद्र। अगला जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, अंतः केंद्र की बात करते हैं। अंतः केंद्र क्या होगा भैया, कि कोणों के अर्धकों का, कोणों के अर्धक बोल दो या फिर समद्विभाजक बोल दो। हमने कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा है कि अर्धक और समद्विभाजक क्या होते हैं, समान होते हैं। क्यों हुई भैया, होते हैं ना, नहीं होते? हाँ चलिए देखिए, अर्धक और समद्विभाजक क्या होते हैं, समान होते हैं। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं जो पढ़ा रहा हूं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। तो हमने इसके बारे में अभी मैंने परिभाषा बताई, क्या बताई, कि कोणों के लिख रहा हूं, समझाता हूं बाद में, कि कोणों के समद्विभाजकों लिख दो, चाहे अर्धकों लिख दो, अर्धकों का कटान बिंदु। अर्धकों का क्या बताया मैंने, कटान बिंदु, अर्धकों का कटान बिंदु। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं कि क्या बता दिया, कि हमारे पास एक त्रिभुज होगा, ये रहा अपने पास एक त्रिभुज। तो हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया। हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया। हमने क्या किया कि इसका ABC नाम दे दिया, A B और C। तो देखिए ये हमारे पास कोण B था, और ये वाला कोण अपने पास क्या था भैया,
सी था और ये वाला कोण अपने पास क्या था, ए था। अब हमने इस कोण का अर्धक किया, आधा आधा किया। देखिए कोण आधा कैसे होगा, ये एक्सरसाइज नंबर 14 में पढ़ेंगे प्रकार की सहायता से। लेकिन एक मिनट के लिए मान लो कि हमने यहां से नोक रख के यहां कट मारा, यहां रख के कट मारा और इसका अर्धक ये हो गया। थोड़ा सा समझना है, चीजों को समझना और कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसका अर्धक मान लेते बराबर, उधर भी इतना ही कोण छोड़ा, उधर भी इतना ही छोड़ा और ये हो गया। इधर भी हमने क्या किया, ये हो गया। तो ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला जो बिंदु होगा वो अंतः केंद्र होगा। अंतः केंद्र क्यों होगा, क्योंकि इससे जो बनने वाला वर्त है वो अंदर अंदर ही बनेगा। तो देखिए इससे मैंने वर्त खींचने की कोशिश की, यहां पे प्रकार के नंबर रखे और इतना अंदर वाली दूरी भरी। तो अंदर वाली दूरी से देखिए, सॉरी, ये जो सभी दूरियां होंगी समान होंगी। देखिए मेरे पास ये मार्कर है, तो आप लोग प्रकार से बना के देखोगे ना, पूरा पूरा कंफर्म सही आएगा, एकदम 100% कंफर्म सही आएगा। ये क्या बन गया, इससे अंतःवर्त बन गया। अंतःवर्त का केंद्र क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये तो थी हमारी परिभाषा, लेकिन अगर हम लोग इस चीज को अपने शब्दों में लिखें तो कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो दूरी है भुजा से समान दूरी पर, क्योंकि देखिए तो त्रिज्या नहीं होगी क्या, ये वर्त हो गया। देखिए यहां से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होगी, त्रिज्या, और ये वाली क्या होगी, त्रिज्या, और ये वाली भी क्या होगी, त्रिज्या। मतलब तीनों भुजाओं से क्या हो गया, समान दूरी पे स्थित हो गया। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं अर्थात लगा के, क्या लिखेंगे, अर्थात। तो हमने लिखा क्या कि तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ बिंदु। अच्छा, जो समदूरस्थ वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, उसका मतलब तो समझ रहे हो ना। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर समदूरस्थ वर्ड हम लोग यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा कि समान दूरी पे स्थित। पहले भी बता दिया था, अगर प्रॉब्लम है तो मैं लिख दूंगा डायरेक्टली क्या, कि समान दूरी पे स्थित। कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हमारे पास अंतः केंद्र भी हो गया। डायग्राम आप बनाते रहना, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए तीसरा जो पॉइंट है वो बात करते हैं हम लोग क्या, लंब केंद्र की। सिंपल सा देखिए लंब केंद्र, इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या कि शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। देखिए शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या है, ये अपने पास शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। ये क्या है अपने पास, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं कि ये हमने एक लिया त्रिभुज, वही सारा का सारा सिस्टम त्रिभुज पे आधारित है। देखिए सारा का सारा सिस्टम समझना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी अगर हमने समझ अच्छी बना ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज इतनी बढ़िया लगेगी, इतनी अच्छी लगेगी जितनी कोई भी एक्सरसाइज नहीं लगेगी। देखिए ये हमारे पास क्या है, कटान बिंदु है, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। अच्छा शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, कि सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पे डाला गया लंब, यानी कि ये 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। और ये खींचा, ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, और ये खींचा, सॉरी ये भी कितना बना, 90 डिग्री का बनाया। तो ये क्या होगा अपने पास, क्या होगा, लंब केंद्र होगा। अब बोलोगे कि इससे कौन सा वर्त बनेगा, भैया इससे कोई वर्त नहीं बनता, सिर्फ अपने पास इससे संबंधित प्रश्न है वो प्रश्न सोल्व करने। ये लंब केंद्र अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। देखिए आगे जब थोड़ा सा चलेंगे हम लोग तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें लंब केंद्र बाहर बनता है, उसमें क्या बनता है, बाहर बनता है। तो अब कहीं वहां पे आप प्रश्न खड़ा करना स्टार्ट कर दो कि सर आपने तो बताया था कि जो लंब केंद्र होता है वो अंदर ही, सॉरी डायग्राम में आपने अंदर दर्शाया था, ये वाला तो बाहर है प्रश्न में। ऐसा नहीं है, बाहर भी बनता है और अंदर भी बनता है, वो डिपेंड करता है त्रिभुज के प्रकार पर। तो चलिए अब यहां तक भी ठीक है। एक चौथा वर्ड और आता है केंद्रक। केंद्र में क्या होता है, देखिए इससे भी संबंधित जानकारी लेंगे। ये क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ये क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो ये देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। ये मैंने एक यहां से, सॉरी ये माध्यिका मध्य बिंदु होगा ना, और इसका मध्य बिंदु मान लो ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है। ये क्या है, माध्यिका है। ये मध्य बिंदु है, इसका सामने वाला शीर्ष कौन सा भी, सी होगा कि नहीं होगा, इसका सामने वाला शीर्ष सी होगा। तो ये भी माध्यिका होगी और ये भी माध्यिका होगी। सॉरी ये देखिए डायग्राम ठीक से नहीं बन पाया क्योंकि बोर्ड चिकना है, तो आप लोग पेन से बनाओगे तो अच्छे से बने जाएगा। और ये जो होगा वो क्या होगा भैया, केंद्रक होगा। ये क्या होगा अपने पास, एक केंद्रक होगा। अब यहां तक तो समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन कुछ मिक्स हो रहा है। शायद आपको हो रहा होगा, मेरे तो नहीं है, लेकिन
अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए हमें इनमें अंतर भी देखना कि क्या क्या अंतर है। परिकेंद्र की बात करते हैं तो देखिए अच्छे से समझो, लंब समद्वि भाजकों, लंब भी है और समद्वि भाजकों का भी है, क्या है, कटान बिंदु है। कटान बिंदु एक कॉमन वर्ड है, सभी में यूज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो परिकेंद्र है लंब समद्वि भाजकों का कटान बिंदु है। और अगर परिकेंद्र से हम इसकी परिभाषा देखें तो तीनों शीर्षों से समान दूरी पे होगा, क्योंकि तीनों शीर्षों से समान दूरी पे होगा तभी तो वो बाहर से वर्त बनेगा ना त्रिभुज के। अब हमारे पास दूसरा आता है अंतःकेंद्र। इसको देखिए अच्छे से, ये रहा अपने पास, देखिए ये रहा मेन पॉइंट, क्या है कि समद्वि भाजकों या अर्धकों का कटान बिंदु है। अंतर समझ में आया। परिकेंद्र की जब बात हुई तो वो लंब समद्वि भाजकों की बात, यानी कि लंब भी था और समद्वि भाजक भी था। लेकिन जब बात आई अंतःकेंद्र की तो सिर्फ समद्वि भाजक है, सिर्फ क्या है, समद्वि भाजक है। इस चीज को अच्छे से समझ लेना। इसमें देखिए लंब समद्वि भाजक है, इसमें देखिए लंब समद्वि भाजक है, परिकेंद्र की बात थी। लेकिन अंतःकेंद्र की बात थी तो सिर्फ समद्वि भाजक है या अर्धक है, दोनों चीज तो एक है ना। हाँ, तो ये क्या होता है, समद्वि भाजकों का कटान बिंदु होता है, या फिर तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है, क्योंकि अंतःकेंद्र वो अंदर अंदर बनेगा, अंदर अंदर बनेगा तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पे होना चाहिए ना, तो भुजाओं को टच करता हुआ वर्त बनेगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब लंब केंद्र था, लंब केंद्र तो सीधी सिंपल सी बात है, शीर्ष लंब होंगे। देखिए इसमें लंब भी और समद्वि भाजक भी, इसमें सिर्फ समद्वि भाजक, लेकिन इसमें शीर्ष लंब की बात कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, शीर्ष लंब की बात कर रहा है, सिर्फ शीर्ष लंब की बात कर रहा है, समद्वि भाजक की बात नहीं कर रहा। इसमें दोनों थे, इसमें क्या थे, दोनों थे। केंद्र की बात करते हैं, मध्यिकाओं का कटान बिंदु, मध्यिकाओं का कटान बिंदु, तो ये चीज तो देखिए बिल्कुल थोड़ी हटके है, मध्यिकाओं का कटान बिंदु। इसमें देखिए लंब केंद्र में सिर्फ लंब से संबंध है, अंतः केंद्र में समद्वि भाजकों से संबंध है। लेकिन जब बात आती है परिकेंद्र की, जब बात आती है परिकेंद्र की तो क्या क्या आएगा, समद्वि भाजक तो आएगा, उसके साथ में क्या आएगा भैया, लंब भी आएगा। उनका कटान बिंदु जो होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परिकेंद्र बोलेंगे। तो चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया और शायद आपको अच्छा भी लगा होगा। लेकिन इसके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखवा देता हूं, आप लोग नोट करते जाइए, इसको नोट लगा के लिख लेंगे हम लोग, क्या, नोट। यानी कि यहां से हमने 4 प्रकार के केंद्र पढ़ लिए, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। तो ये चारों के चारों केंद्रक जो होते हैं ना, कि त्रिभुजों में कोई थोड़ा ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई थोड़ा साइड में होगा, मतलब कैसे कहीं भी स्थित हो सकता है। लेकिन एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें चारों के चारों केंद्र एक जगह ही स्थित होंगे। तो वो त्रिभुज कैसा है भैया, वो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे नोट लगा के क्या, कि समबाहु त्रिभुज के, समबाहु